Hello बच्चों, let's read the question. Assertion is Newton's first law can be derived from the second law, and reason is action and reaction act on the same body. A, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. B, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. If assertion is true but reason is false, and if both assertion and reason are false. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो हमारे पास जो न्यूटन्स के लॉ हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास तीन बेसिक लॉ को डिफाइन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं. सेकंड लॉ के थ्रू हम यहाँ पे जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन होता है फोर्स का उसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड थर्ड लॉ इज नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो असर्शन गिवन है, इट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम द सेकंड लॉ. इट इज करेक्ट वन. सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फोर्स होता है इट इज गिवन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम यहाँ पे फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम को रिप्रेजेंट करता है. नाउ अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो वो रेस्ट की कंडीशन में रहेगा, और मोशन की कंडीशन में है तो मोशन की कंडीशन में ही रहेगा अनटिल और अनलेस हम उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई करके उसके मोशन क्या उसकी कंडीशन को चेंज ना करें. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, फोर्स को अगर हम जीरो कर दें तो हमारे पास जो m इंटू ए की वैल्यू आएगी ये भी जीरो के बराबर होगी. यानी जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि मास तो हमारे पास यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, यानी जो एक्सेलरेशन है ये जीरो के बराबर हो जाएगा. और एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी के साथ, विच विल बी इक्वल टू जीरो. इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो v की वैल्यू है वो u के बराबर आएगी. ये हमें ये बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी. यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट की कंडीशन में ही रहेगा अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे u वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो t टाइम के बाद भी वो उसी वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा जब तक कि हम उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको मोशन को चेंज ना करें. तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है उसको हमने सेकंड लॉ से डिराइव किया है यहाँ पे. इट इज करेक्ट वन. एंड सेकंड इज एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी. इट विल बी इनकरेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एक्शन और रिएक्शन बनता है वो डिफरेंट बॉडी पे काम करता है. सपोज यहाँ पे हमने दो ब्लॉक कंसिडर किए हैं ए एंड बी. ए यहाँ पे बी पे फोर्स लगाता है, दैट इज फोर्स अप्लाइड ऑन बी विद रिस्पेक्ट टू द ए, और बी यहाँ पे ए पे फोर्स लगाता है, तो जिसको हम यहाँ पे एफ ए बी से इंडिकेट कर सकते हैं. तो जो एफ बी ए है और एफ ए बी है ये दोनों यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का काम कर रहे हैं. तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास पहला फोर्स है वो बी पे एक्ट किया गया बाय द फर्स्ट बॉडी, एंड जो सेकंड फोर्स है इट इज एक्टिंग ऑन द ए बाय द ब्लॉक बी. यानी यहाँ पे अगर हम ए को एक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो दूसरा रिएक्शन आएगा. अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पे काम करेंगे. एक्शन और रिएक्शन एक ही सिंगल बॉडी पे काम नहीं कर सकता. अगर ऐसा होगा तो हमारे पास जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी वो जीरो के बराबर हो जाएगी, और जो सिस्टम है वो हमेशा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा. इसलिए जब भी हम एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करते हैं तो हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे ये काम करते हैं. सो वी कैन से रीजन इज फॉल्स. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.